नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे हाई ब्लैडर नेक के बारे में कि हाई ब्लैडर नेक 2025 में क्या इसमें नया है, क्यों होता है, कैसे हम इसको जो है इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हाई ब्लैडर नेक किन पेशेंट्स में ये मिलता है। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो हाई ब्लैडर नेक की जो समस्या है वो यंग पेशेंट में होती है। ज़्यादातर केसेस 18 से 19 साल की एज में स्टार्ट हो जाते हैं और ये 40 से 45 साल की उम्र के बीच में हाई ब्लैडर नेक की समस्या जो है वो मिलती है। हाई ब्लैडर नेक के जो समस्या है इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कठिनाई आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये रहता है कि हाई ब्लैडर नेक के पेशेंट्स में यूजुअली उनको यूरिन को स्टार्ट करने में, कि पेशाब को स्टार्ट करने में समय लगता है, जिसको कि हेजिटेंसी कहते हैं। इसके बाद जो पेशाब की जो धार है वो पतली हो जाती है, उसमें ज़ोर लगा के यूरिन को पास करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 1 से 2 मिनट लग जाए यूरिन पास करने में। अगर ये समस्या ज़्यादा देर से हो रही है, कई सालों से हो रही है, तो हो सकता है आपको 3 से 4 या 5 मिनट भी लग जाए। कुछ लोग पेट का जोर लगा के यूरिन को पास करते हैं और ज़ोर लगाने से इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाता है यूरिन के फ्लो में। यूरिन करने के बाद आपको लगता है कि आपकी जो यूरिन की जो आपको पूरी संतुष्टि नहीं हुई, आखिरी में कुछ बूंदें या ड्रॉप्स, जिसको कि ड्रिबलिंग कहते हैं, वो भी आ सकती है और आपका अंडरवेयर जो है वो थोड़ा सा गीला हो सकता है। तो ये समस्याएं हाई ब्लैडर नेक के पेशेंट्स में हमने देखी हैं। अधिकतर हाई ब्लैडर नेक के केसेस में ये रहता है कि इनकी डायग्नोसिस बन नहीं पाती है, क्योंकि कोई इसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करता है, कोई इसको प्रोस्टेट की तरह ट्रीट करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यंग बच्चा होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है और उनको जो है इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इसको अर्ली कैसे डायग्नोज करें? तो अर्ली में यह है कि अगर आपको स्कूल गोइंग में, अगर आप जब 10th में है या 9th में है और आपको लग रहा है कि अगर आप किसी पब्लिक टॉयलेट में आपको यूरिन पास करने में, या अगर जैसे सिनेमा देख रहे हैं और बीच में आपको ब्रेक लग रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है, ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तो आप इसको अपने मदर फादर से डिस्कस कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। अगर दिल्ली में है या तो हमें दिखा सकते हैं। दूसरी बात कि हाई ब्लैडर नेक को हम कैसे इसको डायग्नोज करते हैं। क्या अल्ट्रासाउंड करने से हाई ब्लैडर नेक का पता चल जाएगा? तो जो ये सिम्टम्स हैं, यूजुअली प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स को ये बताया जाता है कि अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया तो आपको कोई समस्या नहीं है। अल्ट्रासाउंड में यंग पेशेंट्स में कोई भी फाइंडिंग नहीं आती है और वो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड रहता है, क्योंकि यंग ब्लैडर्स जो होते हैं वो यूरिन को पूरा खाली ज़्यादातर कर देते हैं। तो जो रेजिडुअल यूरिन है वो भी इनमें शुरू के 5 से 10 सालों में रेजिडुअल यूरिन बढ़ावा नहीं मिलता है, और जब ये समस्या बढ़ जाती है तो रेजिडुअल यूरिन भी बढ़ावा मिल सकता है। डायग्नोज करने के लिए हम पहले एक यूरिन फ्लो टेस्ट करते हैं, जैसा कि आप इस चलचित्र में देख सकते हैं। यूरिन फ्लो टेस्ट होता है और इसको देखने से काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि हाई ब्लैडर नेक की समस्या है कि नहीं है। दूसरा टेस्ट होता है जिसको कि आरजीयू कहा जाता है। आरजीयू में स्टैंड्स फॉर रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। इसमें हम एक डाई डालते हैं आपके यूरिन के पाइप जहाँ से यूरिन पास होता है उसमें, और उस डाई से हम एक एक्सरे लेते हैं और उस एक्सरे से हम पता लगा देते हैं कि हाई ब्लैडर नेक है कि नहीं। ज़्यादातर आरजीयू के टेस्ट भी लोग सही से नहीं करते, इसलिए इसकी जो रिपोर्टिंग है वो गलत होती है। एक तो टेस्ट सही से नहीं होता और रिपोर्टिंग भी ठीक नहीं होती, तो इसलिए आरजीयू में भी डायग्नोसिस कभी कभी नहीं बन पाती। तीसरा तरीका है इसको डायग्नोज करने का, वो है फ्लेक्सिबल बीमा में कैमरा जो है वो डाला जाता है, जैसे कि आप इस चलचित्र में देख सकते हैं। एक फ्लेक्सिबल स्कोप को डाला गया और फिर हम इससे पेशेंट को बता सकते हैं कि आपको हाई ब्लैडर नेक की समस्या है कि नहीं। तो ये सारी बातें हमने करी कि हाई ब्लैडर नेक को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको पकड़ते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि इसको पकड़ में लाना। फिर इसके ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि आप अपनी दिनचर्या को बदलिए, थोड़ा आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को रिलैक्स करिए। ज़्यादातर लोगों में पेल्विक डिसफंक्शन भी हो सकता है यंग बच्चों में, कि उनको वो अपने स्फिंक्टर्स को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेते हैं और इसलिए उनको यूरिन नहीं आता। तो ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी योग साधना करें, थोड़ा मेडिटेशन करें
थोड़ा स्ट्रेस को जो है अपनी लाइफ में, स्ट्रेस सबको होता है, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मैनेज करते हैं। तो हर चीज़ को मैनेज किया जाता है, तो स्ट्रेस को भी आपको मैनेज करना है। खान पान में आपको जो है वो जंक फूड अवॉइड करना है अगर आपको कोई समस्या आ रही है। तो हम मेडिसिन में अल्फ़ा ब्लॉकर्स देते हैं, जिनमें कि अल्फ्यूसिन दिया जाता है या अल्फू दिया जाता है। इसके अलावा जो भी अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं वो सीमन में समस्या ला सकते हैं, इसलिए उनको यंग पेशेंट्स में हम अवॉइड करते हैं। 2025 में क्या नया आया है, तो एक है कि हम ITND स्टैंड्स फॉर इम्प्लांटेबल टाइटेनियम रेटिनॉल डिवाइस। ये डिवाइस ऐसा जैसे चलचित्र में दिख रहा है, इस तरह का होता है। ITND पे हमने पुराने वीडियोस हैं, आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, इस पे जाके ITND क्या है। तो ITND भी ब्लैडर नेक को, जिनमें कि मॉडरेट सिम्टम्स हैं, उनमें हम ITND कर सकते हैं, और इससे ब्लैडर नेक जो है आपका अल्फ़ा ब्लॉकर्स अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में ITND अच्छा विकल्प है। दूसरा है इजैकुलेशन प्रिजर्विंग BNI। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं, और मैंने देखा कि ज़्यादातर पेशेंट यही डिस्कस करते हैं कि भाई ये आप कह रहे हैं कि इजैकुलेशन प्रिजर्व हो जाएगा, बाकी कोई नहीं कह रहा है। तो कोई ना कोई पहल करता है मेडिकल फील्ड में, फिर बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये पहल हमने 3-4 साल पहले एक वीडियो बनाया था उसमें की, और उसके बाद अब हम मैक्सिमम लेज़र BNI के केसेस जिसमें कि इजैकुलेशन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सीमन आपका आगे आएगा, पीछे नहीं जाएगा, ये हमने अब कर चुके हैं। और ऑलमोस्ट हमने 700 केसेस कर चुके हैं इसके, सब यंग पेशेंट में भी और जो 40 से ऊपर है उनमें भी। तो क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ये प्रक्रिया कर सकते हैं, और साइंटिफिकली भी अब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इजैकुलेशन प्रिजर्विंग BNI भी एक बेहतर विकल्प है ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे कि मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं, या मेडिसिन की वजह से उनको चक्कर आ रहा है, मेडिसिन की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को मेडिसिन लेने के बाद इतना चक्कर आता है या फॉगी हो जाता है ब्रेन की, वो अपना नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो ऐसे पेशेंट्स में ये 2 विकल्प जो हमने बताया वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी और कोई समस्या है ब्लैडर नेक को लेके, या फिर कोई और यूरिनरी समस्या को लेके अगर आपकी कोई परेशानी है, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। जब भी समय मिलेगा तो हम उन कमेंट्स का ज़रूर जवाब देंगे। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बेहतर है आपकी यूरिन समस्या को ठीक करने में, तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ।